तो 1935 का जो अधिनियम है उसकी कुछ प्रमुख बातें और दोहरा देते हैं, उसके बाद फिर देश जो 3 जून घोषणा पत्र है उन सब पर चलेंगे। तो 1935 का जो अधिनियम है, ये अधिनियम आया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी गोलमेज सम्मेलन हुए। उस गोलमेज सम्मेलनों की समाप्ति के बाद आगे चल करके सरकार एक विस्तृत कानून लेकर के आती है। दबाव बनने लगा था उनके ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर भी भाई कि भारतीयों को आप शोषण कर रहे हो, कुछ अधिकार देना चाहिए। वो भी दिखावा करना चाहते थे कि ठीक है भाई, कुछ ना कुछ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो कर देते हैं इनके लिए, ये सब बातें आती। तो 1932 में इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया था। इसके जो प्रमुख पॉइंट है वो पॉइंट आप नोट डाउन कर लो। इसमें जो महत्वपूर्ण बात आती है कि इसमें एक अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई, ऑल इंडिया फेडरेशन। एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें क्या क्या होंगे, तो इसमें देखो, एक तो होगा ब्रिटिश प्रोविंस, यानी कि वो राज्य, वो उस क्षेत्र जिन पर ब्रिटेन प्रत्यक्ष रूप से अधिकार कर रहा था। और इसके साथ साथ क्या जुड़ जाएंगे, चीफ कमिश्नरी जो प्रांत होते थे, यानी ये कुछ विशेष क्लॉज के तहत बनाए जाते थे, वो उस समय के 6 थे। और तीसरा जो विवादित रखा, वो रखा इन्होंने कि देसी रियासतें जो हैं वो भी इसमें मिलाई जाएंगी, तब जा कर के ये बनेगा। तो ब्रिटिश प्रांत उसका हिस्सा बन जाएंगे आसानी से, क्योंकि ब्रिटेन सरकार ही इसका कानून बना रही है, तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन देसी रियासतें जो हैं वो इसका हिस्सा कैसे बनेंगी, उनके लिए ये समस्या आती है ना। तो देसी रियासतें कैसे हिस्सा बनेंगी, तो ये क्लॉज इन्होंने जानबूझ करके ऐसा डाला था कि जिससे कि वो विवादित ही रह जाए, कभी भी किसी को वो मिल ना पाए। तो उस समय 11 ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे और 6 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, और देसी रियासतों को मिलाकर के बनना था। तो ये कभी अस्तित्व में नहीं आया। एक प्रश्न आया था कि जो चुनाव हुए थे वो कौन से अधिनियम के तहत हुए थे उस समय, तो वो 1919 के अधिनियम के तहत हुए थे। इस एक्ट में एक बात और की उन्होंने प्रांत जो होते थे ना, जिनको आज हम राज्य बोलते हैं, उनको थोड़ी सी स्वतंत्रता दे दी, यानी उनको ऑटोनॉमी प्रदान कर दी कि आप ज़्यादा अब विषयों पर कानून बना सकते हो। तो यहाँ लिख सकते हो कि प्रांतीय स्वायत्तता। तो प्रांतीय स्वायत्तता दी जाती है। इस प्रांत से संबंधित कानून कौन सा था 1919 में, जिसमें द्वैध शासन प्रणाली बनाई गई थी ना। तो द्वैध शासन प्रणाली में प्रांतों को स्वतंत्रता नहीं थी कि मंत्री भी यदि कोई कानून बना देते हैं तो मंत्री के कानून को वो गवर्नर क्या कर देता था, वीटो करके अपनी कार्यकारिणी को ट्रांसफर कर देता था। तो वो प्रावधान इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया कि द्वैध शासन प्रणाली जो है वो हम अब समाप्त कर देते हैं। अब प्रांतों को अधिकार मिल जाएगा कि वो ज़्यादा विषयों पर कानून बना सकते हैं, उनको और ज़्यादा संवैधानिक अधिकार दे देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया कि केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं, तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। वायसराय जो है वो और ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा। ठीक, विषय जो थे, अलग अलग जो विषय थे, उन विषयों का बंटवारा किया गया कि कौन किस संबंध में कानून बना सकता है। तो विषय यानी कि इसमें 3 लिस्ट बनाई गई। एक है संघ सूची, संघ सूची में 59 टॉपिक रख दिए गए जिन पर केंद्र जो था वो कानून बनाएगा। दूसरी तरफ राज्य सूची थी, उसमें 54 रख दिए गए, इन पर राज्य अलग अलग जो हैं उनके विधानमंडल कानून बनाएंगे। और ये समवर्ती थी कि दोनों मिलकर के कानून बना सकते थे। 36 विषय उसमें रखे गए थे। अगर केंद्र और राज्य प्रोविंस के कानून में विरोधाभास हो तो किसका माना जाएगा, केंद्र का माना जाएगा, राज्य का नहीं माना जाएगा। इनके अतिरिक्त भी यदि कोई विषय आता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया, वायसराय को दिया गया, जिसे क्या बोलते हैं, अवशिष्ट शक्तियां, रेसिड्यूरी पावर जो थी वो इनको मिली। अगर प्रश्न आ जाए कि बताओ इस आर्टिकल, इस अधिनियम में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो वो भी आपको याद कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए कि ये 1935 के अधिनियम में उस समय अनुच्छेदों की संख्या
321। अनुच्छेद से मतलब है कि आर्टिकल, अनुच्छेद अपने आप में एक कानून होता है। तो 321 कानून उस समय 321। ये पूछ लें कि बताओ इसमें शेड्यूल कितने थे, अनुसूचियों की संख्या इस 35 के अधिनियम में कितनी थी, तो उनकी संख्या थी 10। आज हमारे संविधान में है 12, और मूल रूप से जब संविधान बना था उस समय अनुसूचियों की संख्या हुआ करती थी 8, है ना। ये सब चीजें थी। तो ये एक पूरा का पूरा विस्तृत व्यवस्थित कानून था जो कि हमारे संविधान का वास्तव में आधार है। यहीं पर आपको देखने को मिला था कि ये लागू कर दी गई, इसके तहत एक संघीय न्यायालय भी बनाया गया था। और जो अब संघ था यानी केंद्र की विधानमंडल थी, वो 2 सदनी बना दिया गया था, पहले ही बना दिया गया था ना, है ना। देखो इस एक्ट के द्वारा, लिख लो इसमें कहीं पर भी, इस अधिनियम के द्वारा उच्च सदन का नाम यानी वो काउंसिल ऑफ स्टेट, और निम्न सदन का नाम लोअर हाउस रखा गया। इनके नाम परिवर्तन बाद में होंगे, राज्यसभा लोकसभा नाम जो है वो बाद में दिया जाता है। अब ये जो कोड बनाया था इन्होंने संघीय न्यायालय, तो 1937 में बना था। इसके प्रावधान जरूर थोड़े बहुत भारत के अभी सुप्रीम कोर्ट से मिलते हैं कि ये भी कैसा था, एक अभिलेख न्यायालय था, वो सारी की सारे बातें की गई। 1935 में 1 अप्रैल को हमारे यहाँ आरबीआई की स्थापना की गई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जब ये बनाया था आरबीआई, उस समय दूसरे जो बैंक होते हैं वैसे ही काम करता था। दूसरे बैंक क्या होते हैं कि आम व्यक्ति जा करके अपना खाता खुलवा सकता है, पैसे जमा कर सकता है, निकाल सकता है, ये भी ये काम करता था। लेकिन देश की आज़ादी के बाद इसके इस कामों पर रोक लगा दी जाती है और इसको क्या बना देते हैं कि बैंकों पर नियंत्रण रखने वाला यानी कंट्रोलिंग बॉडी बना देते हैं। अब हम और आप जा करके उसमें अकाउंट नहीं ओपन करवा सकते। ये सब बातें जो थी इस अधिनियम, 1935 का अधिनियम, बड़े भाग तो लागू हो नहीं पाए थे, 1919 के आधार पर ही काम चल रहा था। अब ये दूसरे विश्व युद्ध का समय है, तो दूसरे विश्व युद्ध में यानी ब्रिटेन और दूसरी तरफ जापान एक विरोधी के रूप में थे। जापान अपनी शक्ति को बढ़ाता जा रहा है। जापान लगभग भारत के पास आ चुका है। अगर हम भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो मणिपुर के साइड में, और समुद्री स्थल की बात करें तो अंडमान निकोबार तक पहुंच चुका है। तो अब ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाते हैं जो इसके मित्र राष्ट्र थे, जो दूसरे विश्व युद्ध में इनके साथ थे, कि या तो भारत को आप स्वतंत्रता दो या फिर भारत को इस युद्ध में शामिल करो, जो कुछ करो। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन समय समय पर यहाँ पर, जैसे साइमन कमीशन भेजा, उस समय दूसरे विश्व युद्ध की स्थिति इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर उन्होंने एक और कमीशन भेजा जिसे हम क्रिप्स मिशन के नाम से जानते। रिपोर्ट क्रिप्स जो थे ये आए और इन्होंने आकर के, चूंकि भारत में उस समय 2 प्रमुख दल, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग, अन्य पार्टियां भी थीं। ये सब अपने देश, कुछ पार्टियां थी जो देश को स्वतंत्रता देने की खिलाफत, वो क्या कहते हैं, मुखालफत करती थी यानी उसका सपोर्ट करती थी, और कुछ थी जो अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहते थे। ये सब बातें होती थी। तो क्रिप्स मिशन जब आया तो क्रिप्स मिशन ये कहता है, क्या कहता है कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तब हम आपको क्या कर देंगे, औपनिवेशिक दर्जा प्रदान कर देंगे, यानी डोमिनियन स्टेट्स बना देंगे। औपनिवेशिक का मतलब ये हो जाता है कि कोई देश, कोई भी राष्ट्र जो है अपने आंतरिक मामले खुद संचालित करेगा, लेकिन दूसरे देशों के साथ व्यापार या सैन्य सुरक्षा या इन संचार जैसी चीज़ों पर उसका अधिकार नहीं होता है, वो दूसरे देश का रहता है। यानी ब्रिटेन ये कह रहा था कि आप अपने इंटरनल जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो तो हम तुम्हारे हाथों में छोड़ देंगे, लेकिन दूसरे देशों के साथ क्या आप करोगे, कैसे करोगे, ये सब हमसे। इस औपनिवेशिक स्टेटस की मांग जो थी हम भारतीयों की, ये बहुत पुरानी थी। उस पर अब आप विचार कर रहे हो तो सभी ने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग ने विरोध इस आधार पर किया कि इसमें अलग से पाकिस्तान की आपने कोई बात ही नहीं की हुई है, और नेशनल कांग्रेस ने इसलिए किया कि अब तो हमें पूर्ण स्वराज से कम पर कुछ भी स्वीकार नहीं, हमें तो कंप्लीट स्वतंत्रता चाहिए। अभी औपनिवेशिक वाली बातें हो गई हैं पुरानी, इनको छोड़ दो। तो इसके संबंध में एक
कोटेशन है मोहनदास करमचंद गांधी का, वो ये कहते हैं कि ये एक ऐसी बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड का मतलब है आगे की डेट में, जैसे आज मैं आपको चेक दूं और डेट डाल दूं 3 महीने या 6 महीने के बाद में, तब जाके आप उसे बैंक में लगा के कैश कराओगे। अभी तुरंत गए तुरंत नहीं ले सकते। तो पोस्ट डेटेड यानी बाद की आप डेट दे रहे हो। कि ये क्या कहते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा, वर्ल्ड वार 2 जब समाप्त होगा, तब हम आपको औपनिवेशिक दर्जा दे देंगे। अब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होगा, उस समय तुम बचे ना बचे, ये क्या गारंटी है? तो वो कहते हैं कि ये एक ऐसी बैंक का पोस्ट डेटेड चेक था जो बैंक नष्ट होने वाला था। ओवरऑल क्रिप्स मिशन की सिफारिशों को नकार दिया। अब क्रिप्स मिशन की सिफारिशें नकार दी गई, जापान और आगे बढ़ता जाता है, प्लस भारत के क्रांतिकारी भी अपने क्रांति के बल पर आज़ादी का समर्थन करते हैं। सुभाष चंद्र बोस कमांडर बना दिए जाते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के। तब जाकर के फिर से कोशिशें की गई कि अब, और प्लस अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ता है और उसने जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम गिराए गए, जिससे जापान अब सरेंडर कर देता है, यानी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यह तय किया गया कि अब कोई भी देश किसी भी दूसरे देश पर अधिकार नहीं करेगा, उसको अपने अधीन बनाकर नहीं रखेगा। अगर उसकी इच्छा है तो रख सकता है, अदरवाइज उसको स्वतंत्रता दो। तो इन सब कारणों की वजह से स्थितियां अब ऐसी बनी कि यहाँ पर एक मिशन भेजा, से बोलते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3, एक थे पैथिक लॉरेंस जो इस मिशन के अध्यक्ष थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो पहले आ चुके थे वो भी रखे गए थे, और एबी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो कैबिनेट मिशन अब कहता है कि ठीक है, हम आपको स्वतंत्रता दे देंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अब आप क्या करो, कि संविधान सभा का निर्माण। तो हमारी जो संविधान सभा है वास्तव में किसकी सलाह पर बनी हुई है? कैबिनेट मिशन की सलाह पर बनी हुई है, जो संविधान सभा थी। आलोचना भी की जाती है इस संविधान सभा की कि ये एक स्वतंत्र देश की सभा नहीं थी, क्योंकि इसकी सिफारिश ही एक दूसरा गुलाम देश कर रहा है, उसके आधार पर आपने इसका गठन। तो संविधान सभा बनेगी, वो अपना काम करेगी, आगे चल कर के स्थितियां बदलने लगती हैं और दंगे फसाद शुरू हो जाते। जब लगने लगा कि भारत को तो अब स्वतंत्र किया ही जाएगा, तो मुस्लिम लीग जो थी वो अपनी हरकतें करना शुरू कर देती। उसे लगा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो दंगे शुरू हुए। तो माउंटबेटन को यहाँ वायसराय बनाकर भेजा गया। 3 जून को माउंटबेटन पहले यहाँ आए, सभी दलों से बात की, फिर ब्रिटेन गए, ब्रिटेन से जो कुछ उनको सिखाया पढ़ाया गया, फिर आकर के इन्होंने यहाँ एक अपना अनाउंसमेंट किया, जिसे 3 जून घोषणा पत्र के नाम से जानते, 3 जून, क्योंकि 3 जून को ये आया था। अब वो घटना अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग तरीके से पढ़ने को मिलेगी। यहां पर मोहनदास करमचंद गांधी विभाजन नहीं चाहते थे, वो इस बात को लेकर के भी तैयार जान पड़ते थे कि अगर वो जिन्ना जो है उसको पूरा प्रधानमंत्री बना दिया जाए, लेकिन ये लोगों की भावनाओं के खिलाफ था। लोग नहीं चाहते थे कि भाई ऐसा हो। इस पार्टी का अस्तित्व तो बहुत सीमित लोगों तक है, उसको आप देश कैसे सौंप दोगे? तब समझाया गया उनको कि नहीं, अब तो विभाजन जरूरी है। तो इस देश का विभाजन जो हुआ, उस विभाजन की रणनीति बनी। विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाया गया, लेकिन यहाँ फिर वही राजनीति हावी हो गई कि यहाँ हिंदुओं के लिए नहीं रखा गया, यहाँ सबके लिए रखा। मुस्लिम भी रह सकते हैं, अन्य धर्म के लोग भी रह सकते हैं। तो ये 3 जून को योजना बनाई। इस 3 जून की योजना के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने यहाँ पर एक प्रस्ताव पास किया, जो 4 जुलाई 1947 को पारित होता है, जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहते हैं। वहाँ ब्रिटिश संसद पास कर देती है, ब्रिटिश का सम्राट इसको अपना अप्रूवल दे देता है, और ये लागू हो गया 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश है वो स्वतंत्र हो गया। यहाँ पर 2 राज्यों में विभाजित करके अंग्रेज चले गए, जो वो हमेशा से करते थे, फूट डालो और
तो एक पाकिस्तान और दूसरा बन गया भारत। अब दोनों के लिए क्या किया गया कि यहाँ सबसे बड़ा पद वायसराय हुआ करता था। आज़ादी के बाद अब वायसराय का नाम बदल के फिर गवर्नर जनरल कर दिया। तो भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन बना करके रखे गए, ठीक है, पाकिस्तान के जिन्ना बने रहे। आगे चल करके क्या हुआ कि संविधान सभा का गठन किया जाता है ना। तो वो संविधान सभा पर चलेंगे। ये कुछ वन लाइन फैक्ट हैं जिनसे ऑब्जेक्टिव या 3 नंबर के कोई प्रश्न बन सकते हैं। जैसे बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर लिखा है ना क्या? हाँ, नहीं, बंगाल का पहला गवर्नर था क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। फिर ये गवर्नर पद बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया था बंगाल का। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ही रहेगा और अंतिम गवर्नर जनरल विलियम वेंटिक, क्योंकि अब बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को फिर से बदल के क्या भारत का गवर्नर जनरल कर देते हैं। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम वेंटिक बन जाता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग बनता है, क्योंकि कैनिंग के समय क्रांति हुई और इस गवर्नर जनरल पद को हटा करके वायसराय शब्द लेके आते हैं। तो भारत का पहला वायसराय जो है वो कैनिंग बन जाता है। अंतिम भारत के वायसराय जो थे वो माउंटबेटन। अब आज़ादी के बाद इस पद को फिर से बदल देते हैं, गवर्नर जनरल कर देते हैं। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल यही माउंटबेटन रखे गए। स्वतंत्र भारत के अंतिम जो भारतीय व्यक्ति को गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी, ये चले गए थे। ये इनके जाने में भी नेहरू जी का ही हाथ समझ लो। इनकी जो वाइफ थी और नेहरू जी के कुछ संबंध ऐसे रहे जो आपको अलग अलग नेट पे और किताबों में मिल जाते हैं। तो वो चले गए यहाँ पर। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बने, पहले भारतीय व्यक्ति और अंतिम भारतीय व्यक्ति जो भारत के गवर्नर जनरल रहे। क्योंकि अब क्या होता है, अब हमारे देश का संविधान लागू हो जाता है 1950 में और ये पद समाप्त कर देते हैं और उसके स्थान पर क्या आता है, अब राष्ट्रपति आ जाता है। तो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर 1858 में वायसराय किया गया था, है ना। ये कुछ फैक्ट है। मद्रास भारत का पहला नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनता है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद ये जो होती है ना, तो ये शहरों में, यानी जहां शहर किसे कहते हैं, अर्बन किसे कहते हैं, कि जिनकी लोगों की आजीविका गैर कृषि, यानी कम से कम 50% लोग अपनी आजीविका, अपना जीवन यापन कौन से कार्यों से करते हैं, गैर कृषि कार्यों से करते हैं, तो उसको हम शहर बोलते हैं। तो शहरों के लिए स्थानीय शासन की व्यवस्था, कि लोग अपने स्तर पर अपने प्रतिनिधि को चुने, जिन्हें पार्षद कहते हैं। तो वो 3 प्रकार की व्यवस्था है। कस्बों के लिए परिषद बनाई जाती है, थोड़े बड़े शहरों के लिए नगर पालिका हो जाती है और जो महानगर होते हैं उनमें नगर निगम होता है। तो भारत का पहला नगर निगम मद्रास है। अभी जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर नगर निगम है, नगर निगम की संख्या बढ़ गई है। एमपी में अपडेट कर लेना कितनी, ऐसी कुछ है। मैं जब एमपी के पे आऊँ, नगर पालिका नगर निगम में नहीं होगी, नगर पालिका होगी शहरों में, छोटे शहरों में। इंदौर में नगर निगम होगा, हाँ, या नगर पालिका निगम लिख रखा उन्होंने, है ना। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, वो लिखने में कर दिया, लेकिन नगर पालिका अकेला लिखा है, तो वो दूसरी बॉडी है। मतलब है शहरों में स्थानीय शासन की, लेकिन वो छोटे शहर में, मेट्रोपॉलिटन में नहीं है, बड़े शहरों में नहीं है, ठीक है। नगर परिषद लिखा मिलेगा, जैसे ओंकारेश्वर में जाते हो वहाँ नगर परिषद है, तो कस्बे में वो परिषद है, परिषद को काउंसिल बोलते हैं। और नगर पालिका परिषद भी जोड़ देते हैं, ऐसे ही नगर पालिका निगम जोड़ देते हैं और नगर पालिका अलग है। अगर निगम जुड़ा है तो मतलब कॉरपोरेशन है, बड़ा है। और अगर नगर परिषद लिखी है, नगर पालिका परिषद लिखी है, तो मतलब एक कस्बे की व्यवस्था है। और कहाँ पे, तो वो निगम माना जाएगा। देखो, नगर पालिका के आगे निगम लिखा होगा ना, तो वो निगम है, पालिका को तुम मत पढ़ो, आप नगर निगम पढ़ लो, ठीक है। तो 1687 में पहला नगर निगम बना।
कलेक्टर का पद भारत में कब बना है, याद रखेंगे 1772 में, 1772 में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद बनाया गया था, अंग्रेजों ने बनाया था। ये अंग्रेजी मानसिकता से ही काम करते हैं, आज भी इनके अंदर कुछ वही फीलिंग रहती है, ये अपने आप को माई बाप समझते हैं, लोग भी इनको तब इनके पास अधिकार होते थे। आज के समय में इस पद की आलोचना भी की जाती है और इसकी कोई प्रासंगिकता भी नहीं मानी जाती है, आगे चल करके इस पद को समाप्त करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन ये आईएएस लॉबी इतनी पावरफुल है कि अभी इस योजनाओं को क्रियान्वित नहीं होने देती। तो जिला कलेक्टर का पद बनाया किसने, उस समय वारेन हेस्टिंग्स जो होते। 1829 में विलियम बेंटिक ने कमिश्नर पद बनाया। अगर आप थोड़े प्रशासनिक व्यवस्था को समझने की कोशिश करो, सामान्य प्रशासन जिसे हम कहते हैं, तो क्या रहता है ना कि सबसे लेवल पर ग्राम आते हैं, ग्राम के बाद फिर क्या होता है, ब्लॉक बांट प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में, है ना, ब्लॉक के बाद फिर उसके बाद फिर जिला आ जाता है, तहसील भी बीच में आ जाती है ना, फिर संभाग आ जाता है ना, संभाग के बाद फिर राज्य आ जाता है। तो राज्य का प्रमुख अगर प्रशासनिक रूप से देखें कौन होता है, राज्य का मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, सीएस, मुख्य सचिव। संभाग का प्रमुख कौन होता है, तो वो कमिश्नर होता है, डिविजनल कमिश्नर। अभी इंदौर संभाग में नए कमिश्नर आए हैं, दीपक सिंह, इसके पहले माल सिंह थे। मगर आपने एक हादसा सुना होगा ना, जहाँ पर वो विस्फोट हुए थे हरदा में, तो हरदा विस्फोट में कई लोगों की जान गई थी। तो जहाँ वो फायरवर्क्स की फैक्ट्री थी, उसका लाइसेंस इन्हीं ने रिन्यू किया था, इन्हीं के पास आया था, इन्होंने आंखें बंद करके उसको रिन्यू कर दिया था। तो उन आरोपों की वजह से इनको यहाँ से रवाना कर दिया गया है। अब उनकी जगह नए कमिश्नर आए। जिले का प्रमुख कौन होता है, तो कलेक्टर होता है, डीएम, है ना। ऐसे ही फिर क्या होते हैं, उनके नीचे एडीएम, एसडीएम। ब्लॉक लेवल पर आप नाम सुनते हैं वीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफ। गांव में फिर वो सचिव आ जाते हैं। तो ऐसे करके ये व्यवस्था बनाई गई। तो भारत में कमिश्नर पद, कमिश्नर अलग अलग जगह मिलेंगे, जैसे नगर निगम में भी कमिश्नर होता है, इनकम टैक्स में भी कमिश्नर होता है, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं सामान्य प्रशासन से संबंधित। तो डिविजनल कमिश्नर का पद विलियम बेंटिक ने 1829 में बनाया। और पोर्टफोलियो सिस्टम किसने शुरू किया था, कैनिंग ने शुरू किया था। पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली जिसे हम कहते हैं, उसके नाम से जानी जाती है। भारत में बजट 1807 से शुरू हुआ, उसके पहले बजट जैसी चीजें नहीं थी। भारत में पहली बार जनगणना कराने की कोशिश मेयो ने की थी 1872 में, लेकिन ये अंडमान जाते समय इसकी हत्या कर दी गई, तो जनगणना का काम अधूरा रहा। फिर पहली बार जनगणना भारत में पूरी हुई है 1881 में, है ना। रिपन उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, तो 1880 वायसराय था रिपन के समय। तब से प्रति वर्ष 10 साल के अंतराल पे जनगणना होती रही, मगर 2021 में नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कोरोना था, लॉकडाउन था। अब कह रहे हैं कि 2025 में सेंसस पूरा कर लेंगे। तो अभी जो भी जनगणना के आंकड़े आपको मिलेंगे वो 2011 के मिलेंगे। 1882 में भारत में शुरुआत हुई है स्थानीय स्वशासन की, यानी नगर पालिकाएं या ग्राम पंचायत, ये यहाँ से माना जाता है। इसका जनक किसे माना है, रिपन को माना है। रिपन काफ़ी अच्छे वायसराय थे, भारतीयों के हित में इन्होंने थोड़े बहुत काम किए। बंगाल विभाजन कर्जन ने किया था 1905 में, है ना। 1905 में कर्जन ने टेन्योर सिस्टम की शुरुआत की। ये टेन्योर सिस्टम, जिसे अवधि प्रणाली या कार्यावधि प्रणाली कहते हैं, वैसे तो डिटेल ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। जैसे आप मान के चलो आईएएस ऑफिसर बने, अब आईएएस के बाद फिर आपका प्रमोशन होकर के आप सचिव बन गए, सेक्रेटरी बन गए, है। अब सचिव बनने के बाद क्या रहता है कि अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं 3, ऑल इंडिया सर्विस। कौन कौन सी 3 होती हैं? एक आईएएस रहता है, दूसरी आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरी होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 अखिल भारतीय सर्विस हैं, यानी इन अधिकारियों की नियुक्ति तो केंद्र सरकार करता है, लेकिन ये राज्य सरकारों के अंदर काम करते हैं। जैसे आप कलेक्टर बनना चाहते हो तो यूपीएससी से आप रिक्रूट होंगे, वहाँ से आईएएस अवार्ड हो गया, तो यूपीएससी किस कहाँ से आ रही है, केंद्र से आ रही है कि नहीं आ रही। अब आपकी नियुक्ति जब होगी, कैडर अलॉट होता है ना, रैंकिंग जैसा आती है। आपको मान लो मध्य प्रदेश कैडर मिल गया, तो आप मध्य प्रदेश राज्य सरकार अब आपको डिसाइड करेगी किस जिले में कलेक्टर बनाना है, आपका ट्रांसफ़र करना है।
है ना। तो अब आप जीवन भर मध्य प्रदेश कैडर में ही काम करोगे। आप ऐसा नहीं कि राजस्थान चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ। आपका कैडर जो अलॉट हो गया, आप उसी में काम करते हैं, उसी में आप घूमते रहोगे। कुछ परिस्थिति बस कैडर चेंज कर देते हैं। जैसे मान के चलो कि शादी हो गई, हस्बैंड वाइफ, अब एक का कैडर राजस्थान है, एक का एमपी है, तो किसी एक का कैडर चेंज कर सकते है ना। ये तो परिस्थिति। अब आप मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हो गए, तो कलेक्टर के रूप में जीवन भर तो काम नहीं करोगे, प्रमोशन होगा, सचिव बनाए जाओगे। तब क्या होता है कि केंद्र में इनको भेजा जाता है, सचिवालय में। केंद्र में सचिवालय, सचिवालय का मतलब ही है सचिव धन आलय, एक तरीके से सचिवों का घर नहीं है, ऑफिस है। तो केंद्र में जब ये जाते हैं तो उसका भी ड्यूरेशन फिक्स है, 3 साल से 5 साल तक लगभग वहाँ काम करते हैं। उसके बाद फिर इन्हें इनके राज्य में वापस भेज दिया जाता है। तो इस सिस्टम को बोलते हैं टेन्योर सिस्टम, अवधि प्रणाली। तो वो करजन ने शुरू की थी, आज भी चल रही है। आया कुछ समझ में? जैसे आप सचिव बने, सचिव बना करके आपको केंद्र में भेज दिया, सचिवालय में। अब वहाँ आप 3 साल 5 साल तक रहे, वो कार्यकाल खत्म होगा, फिर आपको राज्य में वापस भेज देंगे। अब राज्य में वापस आ करके फिर आपको नई उसमें किसी में सचिव बना देंगे, विभाग में, राज्य लेवल पर। ठीक है। तो ये शुरुआत किसने की थी? करजन ने की। एक महत्वपूर्ण कमेटी है जिसे पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति कहते हैं, PAC के नाम से जानी जाती है, लोकसभा की महत्वपूर्ण कमेटी है। इसका गठन भी 1921 में किया गया था। ये सब जांच पड़ताल करती है कि पैसा जो खर्च किया जा रहा है वो नियम के तहत है, उसी काम पर किया जा रहा है जिसके लिए मांगा गया था, वो सब बातें आती हैं। तो ये महत्वपूर्ण कमेटी बनाई गई। बजट की शुरुआत भारत में 1807 से हुई थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि बजट जो होता था तो पूरे देश के लिए एक बजट रखते थे, इसमें सभी का खर्चा होता था, चाहे कृषि हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कुछ भी हो। अब 1921 में क्या किया जाता है कि रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर देते। अलग इसलिए कर दिया कि रेलवे चूंकि एक व्यावसायिक उपक्रम के रूप में चलता था, तो उसकी इनकम, उसके खर्चे दिखाने के लिए एक कमेटी बनी थी, एक्टवर्थ कमेटी। तो उसकी सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। ये विभाजन चलता रहा और कब जाकर के फिर समाप्त किया गया? 2017 में। अब रेल बजट और एक ये केंद्रीय बजट फिर से एक हो गए। ठीक है। 1935 1 अप्रैल को RBI की स्थापना हुई थी। इसके बाद ये संविधान का शुरुआत का पूरा क्या हो गया? एक्ट हो गए, महत्वपूर्ण तथ्य हो गए, जिनमें कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन बने तो वो भी बना सकते। ठीक है। पहले तो एक प्राइवेट के रूप में ही खोला गया था, बस उसको अतिरिक्त काम सौंपे गए थे। अतिरिक्त काम क्या था? एक काम ये था कि जो बैंक हैं उनकी निगरानी करो, और दूसरा ब्रिटिश सरकार के बैंकर के रूप में काम करो। अब ये भारत सरकार का बैंक, मतलब उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, यानी राष्ट्र की संपत्ति हो गई, सब कुछ अब सरकार के अंडर में। अब सरकार है, लेकिन अब बैंक नहीं है। बैंक हम उसे कहते हैं जहां पर मैं और आप जाकर के अपना खाता खोल सके, पैसे निकाल सके, चेक सुविधा मिले। हम इसमें ये काम नहीं कर सकते। अब ये बैंकों को रेगुलेट करने वाली संस्था है। भारत में कौन सा बैंक खुलेगा, किसको लाइसेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो सब ये देखती है। तो जब हम इकोनॉमिक्स में आएंगे तो इसको और डिटेल में आप समझ पाओगे, है ना। तो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा बनाई गई। उस कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे जो मैंने आपको बताए थे। एक हैं पैथिक लॉरेंस, दूसरे हैं स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स, तीसरे हैं AB अलेक्जेंडर। कभी अध्यक्ष पूछे इस मिशन का तो पैथिक लॉरेंस जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन की सलाह को मानते हुए हमने एक संविधान सभा बनाई। उस संविधान सभा के लिए 389 सदस्य चुने गए। इनको अगर हम 2 भागों में बांटें तो 385 और 4 जो थे वो ब्रिटिश कमिश्नरी से थे, और 385 जो यहाँ के उससे। अब 389 मेंबर थे। मुस्लिम लीग, उसकी सदस्य संख्या काफी कम थी, तो उसने क्या कराया? दंगे कराने शुरू कर। जहां जहां उनकी आबादी ज़्यादा थी वहां पर कत्लो आम कराना शुरू कर दिया। तो अब लगने लगा था कि नहीं, अब तो बंटवारा होके रहेगा। बंटवारा होके रहेगा तो फिर भारत के लिए संविधान सभा अलग होगी, पाकिस्तान के लिए अलग होगी। तो ये संविधान सभा विभाजित हो गई। तो 389 सदस्यों में से विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या घट करके 299 रह जाती है, रिड्यूस्ड होकर के इतनी रह। ठीक है, ये याद रखेंगे।
अब संविधान सभा से संबंधित कुछ प्रश्न आते रहते हैं, कभी कुछ तो इतने सरल होते हैं कि आप आसानी से उनको पढ़ लेते हैं। ल्यूसेंट जैसी किताबों में भी उनके उत्तर हमें मिल जाते हैं। कुछ प्रश्न थोड़े से कठिन होते हैं। ये जो संविधान सभा बनी, इस संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई, वो डेट पूछ लेते हैं, तो वो है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक। अब पहली सभा बुलाई गई तो इस सभा का सभापति किसे बनाया जाता है? तो पहले जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ना अस्थायी थे, टेम्परेरी थे। दूसरी मीटिंग बुलाई जाती है 11 दिसंबर 1946 को, एक दिन का गैप लिया, और अब इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के पहले राष्ट्रपति, एकमात्र एक व्यक्ति जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, बाकी कोई भी 2 बार हमारे देश में राष्ट्रपति नहीं रहा। ठीक, दूसरी मीटिंग हो गई। अब ये जो संविधान सभा है, संविधान सभा 2 काम करती है। अभी तो संविधान बन के तैयार नहीं हुआ है, संविधान बनने में काफी लंबा समय लिया, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लग गया था। तब देश को चलाने के लिए यह एक संसद के रूप में भी काम करती है। भाई, देश को चलाने के लिए पार्लियामेंट यानी कानूनों की जरूरत पड़ेगी, तो यही संविधान सभा किस रूप में काम कर रही है? संसद के रूप में। मगर संसद तब बनेगी जब चुनाव हो जाएंगे, और चुनाव तब होंगे जब संविधान बनेगा, उसके प्रावधानों के अनुसार चलेंगे। तो वो संसद क्या कहलाती है? अंतरिम संसद, इंटरिम। अंतरिम का मतलब है टेम्परेरी, कि जब तक स्थायी संसद नहीं आएगी तब तक यही कार्यभार देखेगी। तो संसद के रूप में काम करती है। तब इसकी अध्यक्षता कौन करता है? बोलो। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये वो व्यक्ति हैं जो कि भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं। और जब ये संविधान सभा के रूप में काम करती है तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो करते रहते हैं। ठीक। अब आगे चल करके क्या हुआ, ये जो मेंबर बताए ना आपको, इन मेंबरों को थोड़ा सा और अलग अलग लिख लो कहीं पर भी। कितने मेंबर बताए थे? 389, है ना? तो 389 में से 292 मेंबर जो थे ये ब्रिटिश प्रोविंस यानी ब्रिटिश प्रांतों से आए थे। 4 जो थे वो ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी से चुने गए। तो 292 और 4 कितने हो गए? 296, और टोटल मेंबर तो 389 है। तो बाकी के कहाँ गए? कभी प्रश्न, हाँ, 93 मेंबर जो हैं वो देशी रियासतों से आए थे। ये याद रखना, यहां से कोई प्रश्न बन सकता है। ठीक। उस समय कश्मीर का इशू ही नहीं था। ये वो रियासतें हैं जिन्होंने भारत संघ में मिलने की सहमति दी थी, तो इसलिए उस समय तो ये है ही नहीं। अब कभी, ये तो देखो ऐसा क्वेश्चन है कि पूछ लेना चाहिए, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कठिन बनाने के लिए वो हो सकता है ऐसा पूछ लें कि बताओ इस संविधान सभा में कांग्रेस के कितने मेंबर या मुस्लिम लीग के कितने मेंबर थे, ऐसा पूछ सकते हैं ना, तो वो भी लिख लो। संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या थी 208 और मुस्लिम लीग के मेंबरों की संख्या थी 73। यही इनको क्रोधित, इनको ये हजम ही नहीं हुआ कि हमारे 73, कांग्रेस के 208, है ना? तो संविधान सभा में अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। तो जो मीटिंग बुलाई थी ना पहली 9 दिसंबर 1946 को, मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया। भाई हमारे हाथ में आया क्या है? कुछ नहीं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखोगे। अब देखो संविधान सभा जो है, इस संविधान सभा एक तरीके से समझ लो कि इसका गठन भी कोई एक फेज में नहीं हुआ है, 3 चरणों में ये चली है। 3 कौन कौन से संविधान सभा के गठन के चरण है? कि पहला चरण है कि जब इसकी स्थापना की बात की जाती है, यानी कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश। फर्स्ट फेज है कैबिनेट मिशन।
इसकी सिफारिश के आधार पर 389 सदस्यों को चुना जाना। ठीक है, पहला चरण हो गया। इन्होंने बोला था कि संविधान सभा बनाओ, अब उसमें 10 लाख पर एक प्रतिनिधि रखा गया। लेकिन ये 389 सदस्य तो पूरे भारत के हैं, जिसमें बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है। मुस्लिम लीग ने दंगा शुरू कर दिया, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करती है, 9 दिसंबर को भी नहीं आती है। तब जाकर के ये स्पष्ट हो गया ना कि अब भारत का तो विभाजन होगा, तो भारत का विभाजन होगा, यानी कि अब यहां विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ था? माउंटबेटन ने जो योजना दी थी ना 3 जून की, तो दूसरा चरण यहां से शुरू हो जाता है 3 जून 1947। विभाजन और देश का विभाजन, इसका मतलब क्या है कि संविधान सभा का भी विभाजन होगा। संविधान सभा का विभाजन भी होगा, यानी कहने का मतलब यह है कि संविधान सभा फिर से पुनर्गठित की जाएगी ना। ठीक है, पुनर्गठित की जाएगी। तो दूसरा चरण ये एक ही है। इसमें पहला चरण कैबिनेट मिशन, 389 सदस्य बन गए, तो अब पुनर्गठित। तीसरा आता है संविधान सभा में, जो इन्होंने पूछा कि सर कश्मीर उस समय थी कि नहीं थी। कश्मीर थी, हैदराबाद थे, कुछ ऐसी रियासतें थी जो अभी तक तो इसमें मिली नहीं थी। तो तीसरा चरण देशी रियासतों से संबंधित। ठीक है, यानी देशी रियासतों से संबंधित क्या है कि देखो, हैदराबाद अलग समय में मर्ज हुआ भारत के साथ, जम्मू कश्मीर अलग हुआ, जूनागढ़ अलग हुआ, भोपाल भी बाद में मिला। तो ये अलग अलग चरणों को ही हम क्या मान लेते हैं कि ये तीसरा चरण है, जो कि देशी रियासतों से संबंधित। तो संविधान सभा के गठन के 3 चरण ये हैं। संविधान सभा के गठन के, यानी इसकी फॉर्मेशन के 3 स्टेप ये हो गए। अब नेक्स्ट, संविधान सभा काम करती है भाई। तो संविधान सभा काम करती है, उसने लंबा समय लिया, 2 साल 11 महीने ये सब चीजें ली, लेकिन उसके काम करने को भी हम कॉमनली 3 भागों में बांट सकते। तो लिखो, वो गठन के चरण थे, अब संविधान सभा के 3 चरण, 3 फेज में ये काम करे। पहला, नौ दिसंबर 1946 से शुरू होता है, यानी जब पहली बैठक रहती है, और ये 14 अगस्त 1947 तक काम करती है। इस समय तक उसने काम किया था जैसे कैबिनेट मिशन ने उसको बताया था, उसके अनुसार ये काम कर रही थी। एक चरण ये हो गया। दूसरे चरण की शुरुआत मानी जाती है 15 अगस्त 1947, और ये कब तक चलता है? जब तक हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया। बनकर तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949 को, यानी इस दौरान संविधान सभा हमारी एक अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही है। अंतरिम संसद है, यानी कि इसको पूरी सत्ता प्राप्त है ना। तो अस्थायी संसद या अंतरिम संसद के रूप में काम करती। दूसरा चरण, ठीक। तीसरा चरण माना जाता है कब से? 27 नवंबर से शुरू हुआ है, 27 नवंबर 1949 से शुरू हुआ है। अब इसने क्या काम किया है कि देखो, संविधान 26 नवंबर को तैयार हो गया, 26 जनवरी 50 को लागू हुआ। एक दिन लागू करके तुरंत तो चुनाव हो नहीं सकते कि तुरंत चुनाव हो जाए, तुरंत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाए, तुरंत प्राइम मिनिस्टर बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए। वो प्रक्रिया तो धीरे धीरे चली, चुनाव 51-52 तक चले। तो 27 नवंबर 49 से लेकर के सन 1952 तक
मार्च 1952 तक। यह एक तरीके से अस्थायी संसद के रूप में ही काम कर रही थी। ओके, ये याद रखोगे। संविधान सभा को लेके जो प्रश्न बनेंगे वो मुझे लगता है यहाँ पे कुछ कुछ के आंसर मिल जाएंगे, कुछ आपको कभी हो सकते ऐसी परिस्थिति बने एग्जाम हॉल में कि कॉमन सेंस लगाना पड़े, वो जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा गठन हो गया था, क्यों बनी है, क्या करेगी, उसका उद्देश्य क्या है? तो ऑब्जेक्टिव प्रपोजल की बात आती है, जिन्हें हम उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। प्रश्न एक बन जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, बताओ। हाँ, तो उद्देश्य प्रस्ताव मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कब किया था? डेट है 13 दिसंबर 1940 को। और इनके उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने अप्रूवल दिया, यानी स्वीकृत किया 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकृति मिल जाती है कि ये सब काम हो। हमारे संविधान सभा को संविधान बनाने में 2 साल और 18 दिन का समय लगा। मतलब ऑलमोस्ट 3 साल ही हो गए, और 12 दिन होते 3 साल हो जाते। 3 साल में एक संविधान बनाया। अगर इसकी आलोचना करें तो ये बड़ी आलोचना है कि एक संविधान को बनाने में इतना समय ले लिया, और बनाने के नाम पर आपने किया क्या? मौलिकता तो है ही नहीं। मौलिकता का मतलब है खुद से कुछ किया हो। आपने तो दूसरे देशों के संविधानों से कॉपी पेस्ट करते गए, कुछ अमेरिका से, कुछ ब्रिटेन से, कुछ फ्रांस से, यानी विश्व के 60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और वहां की बातों को लेकर के आपने हमारे संविधान में पेस्ट कर दिया। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान तैयार कर दिया, और आज भी लोग संविधान के नाम पर संतुष्ट नहीं है, बोलते हैं संविधान में परिवर्तन की जरूरत है। अभी एक सांसद महोदय बोल रहे थे, हेगड़े जी, कि अगर 400 से ज़्यादा सीटें आई तो हम संविधान में परिवर्तन कर देंगे। तो संविधान अब कर देंगे, बदल देंगे। आपको 400 सीटों का इंतजार नहीं करना है, आप अभी भी बदल सकते हो, क्योंकि संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है: विशेष बहुमत, साधारण बहुमत। विशेष बहुमत मिल गया, कर दोगे। इंदिरा गांधी ने बदला है। कांग्रेस विरोध करती है कि नहीं देखो ये ऐसा है, तो कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने तो संविधान को इतना बदला है। 42वां संशोधन, जिस संशोधन को ही अपने आप में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे, जब जैसी सुविधा जान पड़ी तब बदलते रहे। तो ये आज का जो युग है बड़ा खतरनाक है, सोशल मीडिया का युग है, कि आपकी कही गई बातों को सनसनीखेज बना करके कोई फैला दे, या आप बोलते हैं पूरा सेंटेंस थोड़ा सा हिस्सा लेकर के घुमा दे के देखो ये तो आलोचना कर रहा है, तो तुरंत दंगे फसाद होने लगते हैं। तो आलोचना के कई पॉइंट बनते हैं। तो संविधान में परिवर्तन करना संसद का अधिकार है, बिल्कुल कर सकती है, कोई नहीं रोक सकता, बहुमत में होगा वो कर सकता है। तो कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं की कि नहीं, समय समय पर हर सरकारों ने किया, इवन कर रहे हैं। आरक्षण को ही अगर देख लें, आरक्षण अस्थायी व्यवस्था थी, 10 साल तक चलनी थी, आज भी लगातार है। हर बार 10 साल की समाप्ति पर इसमें संशोधन कर दिया जाता। ठीक, तो इसको बनाने में ये तो अब आलोचना के पॉइंट है, लेकिन पॉजिटिव बात भी बोल सकते हो। हर चीज की बुराई है तो उसकी अच्छाई भी थी, कि क्यों इतना समय लगाया, क्यों? क्योंकि हम वो लोग ये सोचते थे कि कहीं फिर से ऐसी स्थिति ना बन जाए कि हमारा देश गुलाम हो जाए, या उन लोगों के हाथ में पावर चली जाए जो फिर से तानाशाही करें। उससे बचना चाहते थे। बचने के लिए जो भी विश्व में उपलब्ध संविधान थे उनका अध्ययन किया, और उनमें से जो अच्छी बातें थी वो लेकर आए। अगर नहीं करते तो कैसे पता चलता कि किस देश में कौन सी व्यवस्था चल रही है? ये भी अच्छी बात। तो आलोचना के पॉइंट भी बनेंगे, और इसमें आलोचना के साथ साथ इसके समर्थन के कथन भी बनेंगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लिया, संविधान बनकर के तैयार हो जाता है हमारा 26 नवंबर 1949 को। इसे क्या कहते हैं? इसको हम संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाते हैं।
संविधान लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। ये इंतजार क्यों, जबकि बन करके तो तैयार हो गया नवंबर में, आप 2 महीने इंतजार क्यों कर रहे हो? तो उसके पीछे विशेष कोई कारण ऐसा नहीं था कि संविधान बन गया है तो तुरंत लागू कर दो, कुछ व्यवस्थाएं हमारी बिगड़ जाएंगी। भारत का प्रतीकात्मक पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया गया था 1930 में, तो उस दिन की याद के संदर्भ में इसे 26 जनवरी को लागू किया जाए। मगर इसके 3 प्रावधान उसी समय लागू हो गए थे। कौन कौन से 3 प्रावधान? नागरिकता संबंधी जो क्लॉज थे, निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान थे, और अंतरिम संसद संबंधी, है ना, यही शायद 3 प्रावधान जो थे उस समय लागू हुए। शेष संविधान बाद में लागू होता है। संविधान सभा से संबंधित समितियां, वो भी देखेंगे, और इस संविधान में अलग अलग देशों से कुछ बातें ली तो बहुत सारी गई, लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम याद कर लेंगे। तो विभिन्न देशों से हमने इस संविधान में कुछ बातें ली। सबसे ज़्यादा हिस्सा हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। तो ब्रिटेन से क्या प्रमुख बातें भारतीय संविधान में ऐड ऑन की गई? सबसे पहला आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटेन में शासन करने की जो प्रणाली है वो पार्लियामेंट्री है, संसद को ज़्यादा शक्तियां मिली हैं। हमारे देश में भी संसद को ज़्यादा शक्तियां दी गई हैं। तो जो संसद के कार्य प्रणाली है, कैसे विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे, कैसे पारित होंगे, क्या चर्चा होगी, वो सब कुछ वही प्रोविज़न दिए गए। तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली। फिर यहाँ लिखा है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट। कलेक्टिव का मतलब होता है सामूहिक, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व, और कैबिनेट मतलब जो मंत्रिमंडल जिसे कहते हैं, तो मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व या मंत्रि परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, वो प्रावधान ब्रिटेन में जैसा है वैसा ही हमारे देश में रखा है। अब प्रश्न उठता है कि ये है क्या प्रावधान? तो विस्तार से जानने के लिए हम जब पढ़ेंगे तब जानेंगे, लेकिन शॉर्ट में ऐसा समझ लो कि सामूहिक जिम्मेदारी तय की जा रही है। सामूहिक जिम्मेदारी कैसी होती है? मान के चलो क्लास में एक व्यक्ति को मॉनिटर बना दिया, या एक और टीचर बाहर चला गया। अब क्लास में कुछ टूट फूट होती है या कुछ कोई करता है, तो सजा किसको मिलती है? पूरी क्लास को मिलती है कि नहीं मिलती? बेशक एक ने किया हो, सबको मिलती है, या वो नहीं बताएगा तो सब पिटते हैं। तो यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व में कुछ ऐसा है कि मान लो किसी एक मंत्री के खिलाफ, इसके अगेंस्ट में कोई प्रस्ताव पास हो जाए संसद में, किसी एक मंत्री, जैसे आज के समय आपको कौन सा मंत्री नापसंद है, केंद्र की बात करें, आप किस मिनिस्टर को चाहते हो कि नहीं ये इसको नहीं होना चाहिए? स्मृति ईरानी को। जैसे मान लो ये स्मृति ईरानी को पसंद नहीं करते हैं कि इनको मंत्री पद से हटा देना चाहिए। अब सिर्फ स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रस्ताव पास हो जाए, या स्मृति ईरानी अपनी तरफ से कोई विधेयक प्रस्तुत करती हैं और वो विधेयक पास नहीं होता है, तो इस्तीफा किसको देना चाहिए? स्मृति ईरानी को। या पद से कौन हटेगा? स्मृति ईरानी। यहां ऐसा नहीं होता है। यहां सारी की सारी सरकार गिर जाएगी, सारे मंत्रियों को हटना पड़ेगा अगर एक मंत्री के खिलाफ भी प्रस्ताव पास हो जाता है, क्योंकि यहां सामूहिक जिम्मेदारी है। एक डूबेगा सब डूबेंगे, ये सब एक दूसरे को बचाते हैं। कोई ये नहीं कह सकते कि नहीं इस मंत्री का काम खराब है तो हमने तो सिर्फ इसके खिलाफ प्रस्ताव रखा था, इसको हटना चाहिए, नहीं। तो इसे बोलते हैं कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट, सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ, वहां पर भी यही परंपरा है। वहां हाँ भाई, पूरी सरकार जाएगी। जैसे मान के चलो ये अभी मोहन यादव वाला जो सरकार है, इनके किसी एक मंत्री के खिलाफ प्रस्ताव पास होता है तो सिर्फ उस मंत्री को बर्खास्त नहीं करेंगे, पूरी मंत्रिमंडल चला जाएगा। इसे कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी एक नाव पे सभी सवार हैं, एक डूबेगा तो सब डूबेंगे। वैसे आपका विरोध क्यों है? राहुल गांधी के क्षेत्र को वहां से कब्जा कर लिया इसलिए? मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि इस समय सबसे खराब जो मिनिस्टरशिप है वो है वित्त मंत्री साहिबा की, सबसे खराब, निर्मला सीतारमण।
और जो परफॉर्मेंस सबसे अच्छा जिन मिनिस्टर का है वो है नितिन गडकरी जी का। उनको पीएम बनाना चाहिए, पीएम को घर भेजना चाहिए। खैर ये व्यक्तिगत मत है, उस पर ये हमारे विषय है भी नहीं। दूसरी बात समझ में आ गई ना, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये ब्रिटेन से लिया। तीसरा इसमें देखो लिखा है कि फॉर्मल सुप्रीमेसी ऑफ प्रेसिडेंट एंड रियल पावर वेस्ट इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, सुप्रीमेसी का मतलब है सर्वोच्चता, यानी औपचारिक रूप से राष्ट्रपति का प्रमुख होना, लेकिन वास्तविक शक्तियां किस में है? मंत्री परिषद में है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है। यह प्रावधान ब्रिटेन से लिया। इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे देश में उनके यहाँ तो राष्ट्रपति नहीं होता है, राजा या रानी होते हैं, लेकिन वो राजा और रानी भी उनके सिर्फ औपचारिक हैं, उनको ज़्यादा शक्तियां नहीं मिली हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति है, देश का प्रमुख माना गया है, लेकिन वास्तव में सारी शक्तियां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास हैं। ये जो सलाह देगा राष्ट्रपति को वही करना है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। तो वास्तविक रियल पावर किसके पास है? हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति किसी की सजा को माफ कर सकता है, राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको बोलती है कि आपको इनकी सजा माफ करनी है, वो फाइन होते हैं बस। वो तो एक समझ लो स्पीकर है, बाकी सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड। तो शक्तियां किस में हो गई? रियल पावर मंत्री परिषद में, और दिखाने के लिए औपचारिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। तो ब्रिटेन में भी वास्तविक शक्तियां उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है, और दिखाने के लिए प्रमुख उनका राजा या रानी होते हैं, है ना। यहीं पर एक प्रश्न है जो आपको पढ़ना पड़ेगा आगे, तुलना की जाएगी कि बताओ भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के शासक से अधिक शक्तिशाली लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति से कम शक्तिशाली है, कैसे? तो ब्रिटेन में भी तो सांसदीय प्रणाली है, तो वो आगे चल के समझ लेंगे। होता क्या है कि हमारा राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी उसके पास पावर नहीं है, वो तो हुआ ये परंपरा बन गई। राष्ट्रपति पद पर अगर कोई टीएन शेषन जैसा व्यक्ति आ जाता, टीएन शेषन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे थे, उन्होंने ही निर्वाचन आयोग की पहचान इतनी बढ़ाई, और अगर ऐसे व्यक्ति को पद पर बैठा दोगे तो वो तो अपनी शक्तियों को दिखा देगा। ये भी कहते हैं कि नेहरू जी अगर प्रेसिडेंट होते और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो राष्ट्रपति पद ज़्यादा अधिकार रख लेता, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो जेंटलमैन थे, भद्र पुरुष थे। ठीक है, तो आगे समझो, ये बात समझ गए ना, औपचारिक प्रमुख। फिर अगला लिखा है इसमें लॉ मेकिंग प्रोसीजर, यानी कानून बनाने संबंधी जो प्रक्रिया है, विधि बनाने संबंधी प्रक्रिया, ये भी हमने ब्रिटेन से ली है। यानी पहले विधेयक प्रस्तुत करो, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, उसके बाद दोनों सदनों से पास करवाओ, फिर राष्ट्रपति से सिग्नेचर होंगे, फिर उसको नोटिफाइड कराओ। यही प्रक्रिया ब्रिटेन में चलती है, वही हमारे देश में चलती है। फिर लिखा है कि स्पीकर पोस्ट या पोस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि जो स्पीकर का पद है, जैसे हम अध्यक्ष बोलते हैं, तो वह पद भी ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, हमारे देश में भी एकल नागरिकता रखी गई है, तो ये प्रावधान भी वहां से लिया है। सांसदों को विशेष अधिकार मिलते हैं, स्पेशल प्रिविलेज प्राप्त होते हैं, जैसे उन्हें संसद का सत्र चल रहा है तो 40 दिन पहले तक गिरफ्तार नहीं कर सकते, बिना स्पीकर की अनुमति से गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि केजरीवाल पीएम के खिलाफ जब बोलते हैं, अनर्गल को बोलते हैं, तो कहाँ बोलते हैं? वो अपने विधानसभा में बोलते हैं। वो कभी बाहर आकर के सार्वजनिक मंचों पर ऐसे भाषण नहीं देता है, विधानसभा में उल्टा सीधा भी बोल जाता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि विधानसभा में कही गई बात के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, कोई मानहानि का केस दायर नहीं हो सकता। और ये तो वो व्यक्ति है जिस पर इतने मानहानि के केस लगे हैं कि जहाँ पर माफीनामा देते देते तब जा कर के, तो ये इसी वजह से कि संसद के अंदर, विधानमंडल के अंदर विधायक, सांसद, मंत्री ये कुछ भी बोलें, इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते, तो ऐसे कुछ इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होते। तो ये ब्रिटेन से ही चल रहा है। ऐसे और भी कुछ प्रावधान है, मगर इतने से हमारा काम चल जाएगा। भारत ऐसा ही तो है, यही तो है। हाँ,
सरकार गिर जाती है। एक मंत्री के खिलाफ भी प्रस्ताव पास हो जाए या मंत्री चाहे कि मुझे ये विधेयक पास करवाना है और पास नहीं हुआ, तो इसका मतलब है सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। हाँ, तो वो सरकार सत्ता पक्ष में थोड़ी थी, वो मंत्री थोड़ी है, वो तो सांसद है, वो भी विपक्ष की सांसद है। वो मंत्री के खिलाफ अगर कोई प्रस्ताव पास होता है तो सरकार गिर जाएगी। हाँ, तो उनके खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ क्या? नहीं, उन्होंने रिजाइन कर दिया, उन्हें हटा दिया। प्रधानमंत्री जिसे चाहे उसे हटा देगा, लेकिन संसद अगर वो किसी के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दे तो सरकार के खिलाफ प्रस्ताव माना जाता है, तो सरकार अल्पमत में आ जाती है। सरकार तभी तक है जब तक मेजॉरिटी है, बहुमत है। तो ऐसा आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। विपक्ष, देखो सरकार कैसे काम करती है, बहुमत के आधार पर। लोकसभा में सीटें 272 सदस्य चाहिए बहुमत के लिए, ठीक है ना? इनके पास तो 300 से ऊपर है ना। विपक्ष जो है इसका मतलब क्या है कि इसके पास सत्ता पक्ष से सीटें कम है, इनकी संख्या कम है, तो यही तो प्रस्ताव लाएंगे सरकार के खिलाफ। इनकी सीटें तो वैसे ही कम है, तो इनका प्रस्ताव पास हो ही नहीं सकता, नहीं ना। मान लो सत्ता पक्ष के सांसद भी मिल गए या उस दिन एब्सेंट हो गए। ऐसा चलता है कि किसी दिन लोकसभा में 200 मेंबर आए सिर्फ, है ना। अब 200 मेंबर आए और किसी विधेयक पर चर्चा हुई या वोटिंग हुई और उसमें 101 लोगों ने उसके विरुद्ध वोट दे दिया। अब 200 मेंबर आए थे, सत्ता पक्ष के सिर्फ कितने आए थे? मान लो 80 ही आए, तो फिर सरकार चली जाएगी। यहां प्रेजेंट एंड वोटिंग का बहुमत विपक्ष के साथ हो गया, सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। वहां फिर ये नहीं बोल सकते अरे मेरे सांसद आए नहीं थे। बुलाए क्यों नहीं थे? इसलिए वो व्हिप जारी करते हैं कि आपको उस दिन उपस्थित होना पड़ेगा। तो मंत्री के खिलाफ होगा तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा। वापस से चुनाव भी हो सकते हैं या राष्ट्रपति अन्य किसी पार्टी को अवसर दे सकता है सरकार बनाने। सभी जगह एक जैसे प्रावधान, एक जैसे प्रावधान, ठीक है। ब्रिटेन का हो गया। अब अमेरिका से भी बहुत सारी बातें हमने अपने संविधान में ली हैं। पहला है फेडरल सिस्टम, जिसे कहते हैं संघीय या संघात्मक शासन प्रणाली। विश्व में किसी भी देश में अगर फेडरल सिस्टम है तो अमेरिका से ही आया हुआ है। अमेरिका क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं इसको। इसके 50 राज्य हैं, तो 50 राज्यों ने आपस में समझौता किया और समझौता करके वो एक देश के अंदर रहे। अब अमेरिका के ये 50 राज्यों ने समझौता किए, जैसे हम और आप दोनों समझौता कर लें कि मिलकर के ये काम करेंगे, तो जब तक काम कर रहे हैं मिलकर, कल को हम अपना समझौता ब्रेक भी तो कर सकते हैं कि तुम अलग मैं भी अलग। ये राज्य कभी भी स्वतंत्र हो सकते हैं। तो अमेरिका का जो फेडरल सिस्टम है, तो संघात्मक शासन प्रणाली चूंकि हमने भी रखी है, तो वो आधार क्या है? अमेरिका। लेकिन उसकी रियल प्रोसेस क्या है, वो कहां से ली है? वो हमने कनाडा से ली। आगे हम पढ़ेंगे अंतर क्या है कनाडा के संघ में और अमेरिका के संघ में। कनाडा के संघ में, जैसे हमारे यहां पर भी अभी कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये सब मिलकर के भारत बनाते हैं। क्या कोई राज्य स्वतंत्र हो सकता है? अमेरिका में तो प्रावधान है, हो सकता है। तो हम यहां अलग नहीं हो सकते। तो हमारा संघ कनाडा के जैसा है, नेचर उसका, लेकिन प्रणाली अमेरिका की, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था अमेरिका से ली गई। क्लियर? दूसरा, यहां क्या लिखा है? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है संविधान की सर्वोच्चता। तो संविधान सर्वोच्च है, ये बात अमेरिका में भी चलती है, तो वही बात हमारे देश में भी है। आप कई ऐसे न्यूज पढ़ते सुनते हैं, देखते रहते हैं। जैसे करंट उदाहरण ले लेते हैं, सीए, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी चले गए कुछ लोग। एक तो मुस्लिम यूनियन उसने लगाई है, दूसरी असम की स्टूडेंट यूनियन की ये। अब सीए जो कानून है ये किसने बनाया है? संसद ने बनाया, और ये संविधान में संशोधन करने वाला कानून है। तो संसद ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया का पालन किया,
उसके बाद ये कानून बना, उसको लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इस कानून की अब सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट आजकल हर चीज की सुनवाई करने लगता है, वो तो बैठे ही इसीलिए है। ऐसा लगता है वो अपने काम छोड़ के बस ये देखने में लगे हुए। करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस कानून को गैर कानूनी तभी बोल सकता है जब इसने पूरी प्रक्रिया का पालन न किया, अदरवाइज ये नहीं बोल सकता, है ना। देखो, हमारे यहां पर न्यायपालिका जो है ये संविधान की व्याख्या करती है, इंटरप्रिटेशन करती है। ये कानून बना नहीं सकते हैं, लॉ मेकिंग एजेंसी नहीं है, बने हुए कानून की त्रुटियां दूर कर सकते हैं। उसमें भी प्रोसीजर ये है कि ये प्रक्रिया, कोई कानून है तो उसने कानून निर्माण की पूरी प्रक्रिया का पालन किया है या नहीं किया है, इस आधार पर काम कर सकते हैं। बस ये नहीं देख सकते हैं कि कानून का उद्देश्य क्या है, वास्तव में ऑब्जेक्टिव इनके उसमें है ही नहीं अधिकार। अमेरिका का जो कोर्ट है वो दोनों चीजें देखता है, वो प्रक्रिया भी देखता है और वो ऑब्जेक्टिव भी देखता है कि वास्तव में ये कानून गलत ढंग उससे तो नहीं बना रहे। तो हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो अभी तक यूनिवर्सल सिविल कोड लागू हो जाता, अभी तक ये जो आरक्षण है वो खत्म हो जाता, अभी तक ये जो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है वो खत्म हो जाता, क्योंकि वो ये कर ही नहीं सकते, इनके अधिकार में नहीं। लेकिन आजकल पैसा है, हर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, पैसा है, उपलब्ध है। और सुप्रीम कोर्ट में भी कई ऐसे सारे लोग हैं जो नहीं होना चाहिए थे। अब जैसे आपको कुछ दिन पहले याद होगा, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया के सामने जाकर के वो भाषण देते हैं, याद होगा आपको, कुछ साल हो गए। अब ये जज मतलब कहां जा रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। भाई प्रेस वालों को, मीडिया वालों को तकलीफ होती है तो किसकी शरण में जाता है? जब शासन नहीं सुनता है, तो पुलिस नहीं सुनती है, तो आप कोर्ट की शरण में जाते हो। ये तो कोर्ट उल्टा पहुंच गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। ये ऐसा कदम था जो इनको कभी करना ही नहीं चाहिए। इन्होंने संविधान का अतिक्रमण कर दिया। इन सबके खिलाफ महाभियोग बनता था, लेकिन सरकार ने नहीं चलाया। अभी का कुछ दिन पहले कोई हाईकोर्ट में किसी जज ने कुछ पब्लिकली कुछ पोस्ट कर दिया होगा, तो सुप्रीम कोर्ट उनको बोलता है, नाखुशी दिखाता है कि आपको मीडिया में नहीं जाना। तब कहाँ थे आप? जब ये 5 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब आपके पैरामीटर अलग थे। एक रिपोर्ट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजों के रिश्तेदार ही नातेदार वही सब जज बन जाते हैं। अभी के जो चीफ जस्टिस है उनके, है ना, कैसे आपका जो सिस्टम है ना, कॉलेजियम प्रणाली, आप उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हो, किसी भी तरीके से बता नहीं रहे हो कि क्या आधार है, किस आधार पर आप जजों का चयन कर लेते हो। 5 जज बैठ करके डिसाइड कर लेते हो, नाम भेज देते हो। आपने अभी चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, निर्वाचन आयुक्त की, उसमें संशोधन करवाने की बात उठा दी। यानी हर विभाग में ट्रांसपेरेंसी चाहिए, लेकिन हमारे खुद के विभाग में ट्रांसपेरेंसी, सरकार ने, संसद ने एक कानून बनाया, नेशनल जुडिशियरी कमीशन, जो ट्रांसपेरेंट था वो नियुक्ति, तो इन्होंने ही उसको खारिज कर दिया कि नहीं, ये संविधान का अतिक्रमण है। क्योंकि संविधान में क्या बोला गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग रहेगी। विश्व के किसी भी देश में ऐसा प्रावधान नहीं है कि जजों की नियुक्ति जज करते हो, भारत में कर लेते। खैर छोड़ो सब बातें, और ज़्यादा बोलोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा देंगे। ये सब वही करते हैं, न्यायपालिका के वही करते हैं। PSC के मुकदमे चल रहे हैं, सालों साल डेट बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जब जुडिशरी सर्विस के मामले आते हैं तो तुरंत फैसला दे देते हैं। वहाँ पर कभी सालों साल नहीं चला, वहाँ तुरंत रिलैक्सेशन दे देते हैं, नियम बदल जाते हैं। चलो नहीं तो कंटेम्प्ट लग जाएगा। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, संविधान सर्वोच्च है। कोई कानून अगर यहाँ पर निरस्त होता है तो इस आधार पर होगा कि संविधान में वो संविधान के अनुसार है या नहीं, है ना। संविधान के अनुसार नहीं होगा तो वो कैंसिल कर देंगे। तो संविधान की सर्वोच्चता। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी रखी गई है, स्वतंत्र न्यायपालिका रखी गई है। एक जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायालय को अधिकार है अपने ही दिए गए निर्णय को रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू मतलब पुराना निर्णय था,
उसी को, और ये करते भी हैं। पहले देखना, आप देखते होंगे कि हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, आने वाले जज ने पलट दिया। भाई कर क्या रहे हो आप लोग? एक फैसला तो दे दो। लोगों में कितनी भ्रांतियां होती हैं, है ना। पहले बोलते थे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, फिर बोलते हो नहीं है। तो ये रिव्यू कर सकते हैं। अगला है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो हैं विश्व में कहीं भी किसी भी संविधान में आए हैं। तो सबसे पहले अमेरिका में, अमेरिकी संविधान में थे, तो हमारे मौलिक अधिकार भी अमेरिकी संविधान से लिए गए। पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पद नाम, ये भी अमेरिका से लिया, क्योंकि ब्रिटेन में राष्ट्रपति पद नहीं होता है। हाँ, अधिकार ब्रिटेन से लिए हैं, लेकिन पद नाम अमेरिका से लिए। राष्ट्रपति का हटाने की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट जिसे कहते हैं, महाभियोग, तो महाभियोग का प्रावधान भी अमेरिका से लिया गया। अप्रूवल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जहां पर राज्यों की विधानमंडल से भी सहमति लेनी पड़ती है। जैसे पंचायती राज बनाया था तो उसमें भी लेनी पड़ी, तो वो प्रावधान भी अमेरिकी संविधान में थे कि वो भी अपने राज्यों से लेते हैं, तो ही लेना पड़ता। ये कुछ प्रमुख बातें जो अमेरिकी संविधान से आई है। अब छोटे छोटे पॉइंट हैं। आयरलैंड का नाम आ जाए तो आयरलैंड से हमारे देश के संविधान में क्या आया है? तो पहला तो आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपीज बोलते हैं इनको, यानी नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। जो अभी आप पूछ रहे थे ना, यूसीसी, समान नागरिक संहिता, तो ये संविधान का भाग 4 है, जिसमें लिखा है कि राज्य जब पॉलिसी बनाएगा तो इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। राज्य से मतलब क्या होता है? राज्य से मतलब होती है संसद, राज्य से मतलब होते हैं राज्य के विधानमंडल, राज्य से मतलब है भारत सरकार, राज्य से मतलब है राज्य सरकार, राज्य से मतलब है वह संस्थान, वह इंस्टीट्यूट जिसे कानून बनाने या बाई लॉज बनाने का अधिकार हो, उसे राज्य कहते हैं। आर्टिकल 12 में इसकी परिभाषा है। तो राज्य जब कानून बनाएगा तो इन तत्वों पर ध्यान देगा। जैसे समान नागरिक संहिता यहीं लिखी है, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, तो ये राज्य के ऊपर है कि आप इसे लागू करो या ना करो। जैसे अभी उसने कर दिया ना उत्तराखंड, तो उत्तराखंड ने कर दिया, गोवा में लागू है ना, असम में भी हो जाएगा। तो वो तत्व जो हैं वो कहाँ से लिए गए, किस देश के संविधान से? आयरलैंड के। राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं ना, मनोनीत साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से, तो वो प्रावधान भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से अभी हमने देखा था ना, फेडरल सिस्टम अमेरिका से, और फिर मैंने बताया था कि वो कनाडा के जैसा है कि एक बार जो मिल गया वो अलग नहीं हो सकता। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा और अवशिष्ट शक्तियों का किस में होना? संसद में होना, है ना, केंद्र में होना। ये प्रावधान भी कनाडा के संविधान से लिए गए। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एक समवर्ती सूची, यानी कि जो लिस्ट बनी है कि कौन कानून किस विषय पर बनाएगा, संघ सूची में केंद्र बनाएगा, तो वो लिस्ट संबंधी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिए। जापान के संविधान से क्या लिया है? आर्टिकल 21 लिया है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? क्यों भाई, आर्टिकल 21 याद है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को हम तब तक पनिशमेंट नहीं दे सकते जब तक कि कानून की प्रक्रिया का पालन ना करें, यानी रूल ऑफ लॉ की बात करता है। मान लो आपने किसी की पैसे चुरा लिए, अब आपने पैसे चुरा लिए, तो अब आपको सजा पब्लिक नहीं दे सकती, आपको सजा मिलेगी हाई कोर्ट। यानी चोरी करने के लिए क्या प्रक्रिया है, उसके लिए क्या अपराध है, तब। जैसे आतंकवादी आया था अजमल कसाब, तो उसको भी पूरा वकील मिला, है ना, पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ, तब जा करके फांसी दी गई। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में और इसको विस्तृत करें। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया है? तो संविधान संशोधन संबंधी कुछ प्रावधान हमने दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिए। पूर्व सोवियत संघ, जिसे आज रशिया कहते हैं, वहाँ से मौलिक कर्तव्य लिए।
फंडामेंटल ड्यूटीज, ये फंडामेंटल ड्यूटीज पहले नहीं थी, इनको कब जोड़ा था? 42वें संशोधन द्वारा। ड्यूटीज, कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, है ना। जर्मनी से आपातकालीन संबंधी प्रावधान लिए गए। फ्रांस से जो रिपब्लिक वर्ड आता है, रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, तो गणतंत्र ये जो है ये कहाँ से? फ्रांस से लिया गया। गणतंत्र का मतलब हो जाता है कि देश का जो प्रमुख होगा वो निर्वाचन से आएगा, वंश परंपरा से नहीं आएगा। हमारा राष्ट्रपति प्रमुख होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति का पुत्र राष्ट्रपति नहीं बने, तो इसे रिपब्लिक कहते हैं। ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है क्योंकि उसका प्रमुख राजा रानी ही रहेंगे, वही परिवार रहेगा, लेकिन डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो दोनों में अंतर भी है। देखो ब्रिटेन का समझ लो, ब्रिटेन में क्या है कि वहाँ पर पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट ही कहते हैं। इसके 2 हाउस हैं, 2 सदन हैं, है ना। एक अपर हाउस स्टेट काउंसिल के जैसा, एक लोअर हाउस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। इनके चुनाव होते हैं, जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, ठीक है। अब चुनाव में जिसे बहुमत मिलता है वो अपना प्राइम मिनिस्टर बना लेगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाएगी, ठीक। दूसरी तरफ वहाँ पर क्या होता है, वहाँ का शासक जो भी महाराजा या महारानी रहे हो वो होते हैं। तो ये चुने हुए लोग हैं ना मंत्रिपरिषद, इन्हीं को सारी शक्तियां प्राप्त हैं, बस इनको औपचारिक रूप से उनके सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति को भेजा जाता है वैसे इनको भेजा जाता है। तो आपका क्वेश्चन क्या था? वो उनका उन्हीं के परिवार में चलता रहेगा, है ना, उन्हीं को मिलता है। कारण था कि पहले उन्हीं का शासन था, वहाँ पर क्रांति हुई, तो क्रांति में इस परिवार ने डेमोक्रेसी की स्थापना की थी, समझौता हुआ था, इसलिए इस परिवार को औपचारिक रूप से वो प्रमुख मान के चलते हैं। उनको कुछ थोड़े बहुत अधिकार मिले हुए हैं बस, बाकी सब ब्रिटेन की संसद को मिले। ये तो रहे अलग अलग देशों से लिए गए कुछ प्रमुख प्रावधान। अब संविधान सभा जो 389 लोग या विभाजन के बाद जो बचे हुए लोग थे, इसमें कमेटी बनाई गई, समितियां बनाई गई, वो समितियां पूछी जाती हैं। कुछ प्रमुख कमेटियां याद करनी पड़ेंगी। जैसे महत्वपूर्ण कमेटी कौन सी आती है? ड्राफ्ट कमेटी, इसे क्या बोलते हैं? प्रारूप समिति। ये 7 सदस्यीय थी, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। इस समिति ड्राफ्ट, जैसे कोई बिल्डिंग बनती है ना तो उसका आर्किटेक्ट पहले डिजाइन बनाता है, तो वैसे ही हमारे संविधान का एक प्रकार से ड्राफ्ट ये था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो सदस्य थे उनमें नाम है एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, एस एम सादुल्ला, एन माधवराव, टी टी कृष्णमचारी। अब यहाँ पर देखो, पहले सदस्य थे बी एल मित्र या बी एल मित्रा, इनकी जगह लाए गए एन माधवराव। और पहले सदस्य यहाँ थे डीपी खेतान, डीपी खेतान की मौत हो जाती है तो उनके स्थान पर लाए गए थे टीटी कृष्णमचारी, है ना। तो ये 7 नाम आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण समिति में मानी जाती ड्राफ्ट कमेटी। नेक्स्ट फिर एक समिति है यूनियन पावर कमेटी। यूनियन का मतलब यहां हो जाएगा संघ, पावर का मतलब हो जाएगा शक्ति, और समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। फिर आता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो फेडरल का मतलब क्या होता है? संघ, है ना। तो संघीय और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान समिति। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। अगला आता है प्रोविंशियल, प्रोविंस यानी कि प्रांत, तो प्रांतीय संविधान समिति। ये थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद फिर आता है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार और माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक। तो इनकी समिति के प्रमुख भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है झंडा समिति, फ्लैग कमेटी, झंडा समिति। तो झंडा समिति जो है आचार्य जे बी कृपलानी,
इसे ऐसा भी लिख लेना, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, तदर्थ एडॉक कमेटी थी, आचार्य JB कृपलानी। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे डॉक्टर VN राव। डॉक्टर VN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। ये प्रमुख समितियां, इनसे प्रश्न बनते रहते हैं और फिर वो घुमा फिरा के पूछते ही रहेंगे। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन के अथक परिश्रम के बाद संविधान बनकर के तैयार हुआ। उस मूल संविधान में क्या था देखो, एक थी उसमें प्रस्तावना, प्रियम्बल, आज भी है, ये बीच वाला कॉलम है ओरिजिनल मूल संविधान की बात करता है, ये आज की स्थिति दिखाता है। आज भी प्रस्तावना है, लेकिन उस प्रस्तावना में 3 नए शब्द और जोड़े गए हैं, है ना। कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? एक है समाजवादी यानी सोशल, दूसरा पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर जिसे बोलते हैं, और तीसरा शब्द है और अखंडता। संविधान के भाग उस समय 22 थे, 22 पार्ट में बटा है। आज भी 22 ही है, लेकिन अगर हम 4A को नया पार्ट मान लें, 9A को नया पार्ट मान लें और 14A को भी नया भाग मान लें, तो फिर इन भागों की संख्या 25 हो। वैसे तो ये है कि 4 का 4A यानी उसी का पार्ट है, सब पार्ट है ना वो तो, मगर फिर भी जैसा ऑब्जेक्टिव आ जाए वैसा हम लिख देंगे। 25 लिखा हो तो 25 लगा देंगे, 22 लिखा हो 22। दोनों लिखा हो तो चिंता मत करो, MPPSC जिंदाबाद, दोनों सही होते हैं, उसके यहाँ दोनों सही होते हैं, बल्कि यहाँ तो 3-3 भी सही होते हैं, जो सही ना हो वो भी सही होते हैं। ये धन्य है इस मामले में। आर्टिकल, अनुच्छेदों की संख्या 395 है। अब 450 से भी ज़्यादा आर्टिकल हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर यहाँ पर वही, कोई भी आर्टिकल 395 के बाद नंबर से शुरू नहीं होगा कि 396 मिल जाए, 97, जो भी है उन्हीं आर्टिकल के सब आर्टिकल होंगे। जैसे 21 है तो 21A हो गया। ठीक, अनुसूचियां 8 हुआ करती थी, ये जरूर बढ़ करके 12 हो गई हैं, 4 अतिरिक्त नई अनुसूचियां इसमें जोड़ दी गई। 450 से ज्यादा ऐसा लिखो, क्योंकि संशोधन चलता रहता है। लगभग 450 से ज्यादा। ठीक है, याद रहेगा ये। अब आएंगे हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना, और उस प्रस्तावना का अर्थ समझेंगे, उसकी विशेषताएं समझेंगे। ये सब कुछ जरूरी है, इस पर मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी बनेंगे, प्रीलिम्स में तो बनेंगे ही बनेंगे। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमॉनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, जो भी है ये सब पढ़ लेना अच्छे से, इंग्लिश में भी पढ़ लेना और हिंदी में भी पढ़ना है आपको, रट लेना। मैं तो ये बोलूँगा आपको कि इसको रट लेना चाहिए, फिर रट के आओ, पढ़ के आओ, फिर आपसे ही इन शब्दों के मैं अर्थ पूछूंगा, बाद में फिर स्पष्ट करेंगे कि इस शब्द का क्या मतलब है, समाजवादी का क्या मतलब है, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय कितने दिए गए हैं, स्वतंत्रताएं कितनी हैं, ये सब, और यही इसकी विशेषताएं भी बन जाए। तो हम इन शब्दों के अपने मीनिंग, फिर इनकी विशेषताएं, फिर ये क्या महत्व रखती थी, वो सब बातें भी करेंगे। ठीक है, इतना सब पूरा दोहरा लेना, आपके पास ये लिखे हुए फॉर्म में भी पहुंच गया है, एज इट ऐसा हो जाएगा ये सब। गुड, वो ही